नमस्ते। चलिए आज भारत के भूगोल की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। उत्तर में बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के गर्म समंदर तटों तक। तैयार है इस अद्भुत सफर के लिए? सोचिए, 1984 की बात है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा स्पेस में है। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे पूछती हैं, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? और उनका जवाब सीधा दिल में उतर जाता है, सारे जहां से अच्छा। तो यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर भारत के भूगोल में ऐसा क्या खास है जो उसे स्पेस से भी इतना खूबसूरत बनाता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के उत्तरी सिरे से। हमारा पहला पड़ाव है हिमालय, जो उत्तर में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ा है। पर ये सिर्फ पहाड़ों का एक ढेर नहीं है। अरे ये तो भारत की जलवायु का रक्षक है, हमारी नदियों का जन्मदाता है और हमारी संस्कृति का एक, आप कह सकते हैं, अटूट हिस्सा है। तो दुनिया की ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बनी कैसे? देखिए, करोड़ों साल पहले की बात है। भारतीय जमीन का टुकड़ा धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रहा था और फिर वो जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों के बीच की जमीन ऊपर उठ गई, ठीक वैसे ही जैसे किसी कालीन को जोर से धकेलने पर उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये प्रक्रिया आज भी जारी है। इंडियन प्लेट लगातार उत्तर की तरफ खिसक रही है और इसी वजह से हिमालय हर साल लगभग 5 मिलीमीटर और ऊंचा हो रहा है ना हैरान करने वाली बात? वैसे हिमालय नाम का मतलब क्या है? ये संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। हिम, जिसका मतलब है बर्फ, और आले यानी घर। तो हिमालय का मतलब हुआ बर्फ का घर, और ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। गर्मियों में जब यहाँ की बर्फ पिघलती है तो वही पानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों में बहता है। इसीलिए तो इसे एशिया का वाटर टावर भी कहते हैं। अब देखिए, हिमालय कोई एक सीधी पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये 3 समानांतर मतलब पैरेलल रेंजेस हैं। सबसे ऊंची और मुश्किल है हिमाद्री। उसके ठीक दक्षिण में है हिमाचल, जहां शिमला और दार्जिलिंग जैसे बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन बसे हैं। और सबसे आखिर में, सबसे नीचे हैं शिवालिक की पहाड़ियां, जो घने जंगलों से ढकी हुई हैं। चलिए अब इन ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और दक्षिण की ओर चलते हैं, उन विशाल और उपजाऊ मैदानों की तरफ जिन्हें असल में इन्हीं पहाड़ों ने जन्म दिया है। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, वो अपने साथ ढेर सारे खनिज और उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं, और इसी वजह से ये पूरा मैदानी इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक बन गया। सच पूछिए तो यही वो जगह है जिसे भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। यहाँ की समतल और उपजाऊ जमीन ने यहाँ की जिंदगी को एक खास रूप दिया है। खेती बाड़ी से बम्पर पैदावार होती है, आबादी बहुत ज्यादा है, और हाँ, सड़कों और रेलवे का एक बहुत बड़ा जाल यहाँ बिछा हुआ है। ठीक है, अब अपने सफर का रुख थोड़ा पश्चिम की ओर मोड़ते हैं। यहाँ भारत के 2 एकदम अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। एक तरफ तपता हुआ रेगिस्तान और दूसरी तरफ भारत का बहुत ही प्राचीन पठार। जब भी हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? गरम रेत के टीले, है ना? लेकिन भारत में एक नहीं बल्कि 2 तरह के रेगिस्तान हैं। एक तो है लद्दाख, जो एक ठंडा रेगिस्तान है। अपनी चट्टानी बंजर जमीन के कारण इसे मूनलैंड भी कहते हैं। और दूसरा है थार, जो सुनहरी रेत के टीलों वाला एक बहुत बड़ा गर्म रेगिस्तान है। अब थार में पानी की एक एक बूंद कीमती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहाँ के लोगों ने पानी बचाने के लिए टांका या कुंड जैसी अपनी पारंपरिक तकनीकें बना ली हैं। ये हमें याद दिलाता है कि पानी कितना अनमोल है, और शायद इसीलिए कहते हैं कि जब भी नल खुला छोड़ें तो एक बार थार के लोगों को जरूर याद करें। चलिए अब और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला जमीन का वो हिस्सा होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, और भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो एक बहुत बड़ा पठार है, जो धरती की सबसे पुरानी जमीनों में से एक है। इस पठार के दोनों किनारों पर 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। एक तरफ पश्चिमी घाट ऊंचे हैं और एक दीवार की तरह लगातार फैले हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट कम ऊंचे हैं और कई हिस्सों में टूटे फूटे हैं।
तो चलिए अब अपनी यात्रा को इस उपमहाद्वीप के बिल्कुल किनारों तक ले चलते हैं, जहां भारत की लंबी चौड़ी तटरेखा और दूर दराज के द्वीप समूह मौजूद हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की तटरेखा कितनी लंबी है? ये 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो तटीय जीवन और व्यापार के लिए अनगिनत मौके पैदा करता है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों की कहानी एक दूसरे से काफी अलग है। देखिए, पश्चिमी तट पर नदियां तेज और छोटी होती हैं, जो सीधे समंदर में मिल जाती हैं और मुहाना यानी एस्चुरी बनाती हैं, जबकि पूर्वी तट पर गोदावरी और कृष्णा जैसी लंबी नदियां समंदर तक पहुंचते पहुंचते धीमी हो जाती हैं और अपने साथ लाई मिट्टी जमा कर देती हैं, जिससे बड़े और बहुत उपजाऊ डेल्टा बनते हैं। और आखिर में बात करते हैं भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूहों की। अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो मूंगी की चट्टानों से बने 36 द्वीपों का एक समूह है, और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार, जो 500 से भी ज्यादा ज्वालामुखीय द्वीपों का घर है। पता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड भी यही है। तो हमारी ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस पूरे सफर में हमने देखा कि कैसे भारत के हर कोने का भूगोल अपने आप में अनोखा और विविध है, और कैसे इसी भूगोल ने इस देश को वो रूप दिया है जो आज हमारे सामने है। जरा सोचिए, एक ही देश में आपको ऊंचे ऊंचे हिमालय मिलते हैं, उपजाऊ मैदान है, सूखा रेगिस्तान है, प्राचीन पठार है, हरे भरे घाट हैं, लंबी तट रेखाएं हैं और दूर दूर तक फैले द्वीप भी हैं। ये सचमुच में पूरा का पूरा उपमहाद्वीप है जो एक देश में समाया हुआ है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जब इतनी विशाल विविधता किसी देश की जमीन में ही रची बसी हो, तो भविष्य में भारत का भूगोल उसके भाग्य को और कैसे आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस सफर में साथ देने के लिए शुक्रिया।